आज़ादी किस्त नंबर 22। तारिक का दिल उछलकर हलक में आ गया। पेट में गिरे पड़ने के साथ मतली सी होने लगी। उसने जब्त करने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और हलक से अजीब सी आवाज़ें निकालते हुए कह कर दी। अगर सिक्योरिटी ऑफिसर एकदम पीछे हट जाता तो उसकी यूनिफॉर्म का सत्यानाश हो जाता। नीलम करीब ही खड़ी थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर तारिक को सहारा दिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। इसकी तबीयत खराब हो रही है सर, नीलम ने कहा। जहाज का सारा क्रू खौफजदा है। पहले भी इस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं हुआ। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर ने नीलम को घूरते हुए जवाब दिया। इसे दफ्तर में भेज दो। उस तैयारे पर अमले के 8 अफराद थे। कैप्टन, फर्स्ट इंजीनियर, 4 स्टूडेंट, 2 एयर होस्टेस। तारिक के साथ एक और स्टूडेंट को नीचे उतार दिया गया और नीलम के साथ दूसरे एयर होस्टेस को भी उतार दिया गया। नीलम का कार्ड भी चेक किया गया। इन सबको जीप पर टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ रवाना कर दिया गया और इसके बाद तैयारे के मुसाफिरों की चेकिंग शुरू हो गई। जीप उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग के गेट के सामने छोड़कर वापस चली गई। इस गेट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के 2 आदमी और एक ग्राउंड होस्टेस खड़ी थी। नीलम तारिक को सहारा देकर ला रही थी। ग्राउंड होस्टेस भी तेज तेज कदम उठाते हुए इसके करीब आ गई। क्या हुआ? उसने दूसरी तरफ से तारिक को सहारा देते हुए कहा। तबीयत बिगड़ गई है, इसे स्टॉफ रूम में ले चलो, नीलम ने जवाब दिया। लेकिन मामला क्या है? फ्लाइट क्यों रोकी गई है? ग्राउंड होस्टेस ने पूछा। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? नीलम ने सवाल निगाहों से उसकी तरफ देखा। नहीं, हमें कुछ पता नहीं लगा। ग्राउंड होस्टेस ने नफी में सर हिला दिया। कैप्टन को इत्तला दी गई थी कि तैयारी में 2 हाईजैकर मौजूद हैं जो किसी भी वक्त कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बर वक्त पता चल जाने पर तैयारी को रोक लिया गया और अब सिक्योरिटी वाले मुसाफिरों को चेक करके हाईजैकरों को तलाश कर रहे हैं, नीलम ने जवाब दिया। वो लोग लाउंज से होते हुए स्टाफ रूम में आ गए। वहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जो नीलम वगैरह से मुख्तलिफ सवाल करने लगे। तारिक ने एक बार फिर उबकाई ली और दोनों हाथ पेट पर रखकर दौरा हो गया। नीलम इस पर झुक गई। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए नीलम, तारिक ने उसके कान में सरगोशी की। अगर अशोक मेहता मामला का राज खुल गया तो हम बच नहीं सकेंगे। मुझे शुबा है कि एक आदमी को करीब आते देखकर तारिक खामोश हो गया। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर को बुलाऊं, करीब आने वाले शख्स ने कहा। वो भी सिख था। उसका ताल्लुक एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ से था। मेरा ख्याल मैं इसे बाहर ले जाती हूँ, ताज़ा हवा में तबीयत संभल जाएगी, नीलम ने कहा और तारिक को सहारा देकर उठाया। वो दोनों स्टॉप रूम से बाहर आ गए और चंद सेकंड बाद बिरूनी लॉन्ज में आ गए। यहाँ अच्छी खासी अफरा तफरी सी मची हुई थी। सिक्योरिटी के मुसल्ला आदमी कई जगहों पर पोजीशन संभाले खड़े थे। बहुत से सिक्योरिटी वाले तेजी से इधर उधर आ जा रहे थे। नीलम तारिक को सहारा दिए लॉन्ज से बाहर आ गई। उसका रुख लॉन्ज के सामने वाली सड़क की दूसरी तरफ लॉन की तरफ था। वो लॉन्ज के करीब पहुंचकर भी नहीं रुके बल्कि तेज तेज कदम उठाते हुए दूसरी सड़क पर आ गए। उस वक्त उन्हें एक कार नजर आई। स्टीयरिंग के सामने एक बूढ़ा सिख बैठा हुआ था। इसके अलावा और कोई नहीं था। नीलम ने हाथ के इशारे से गाड़ी को रुकवा लिया। इनकी तबीयत बिगड़ गई है, अगर आप हमें शहर तक किसी डॉक्टर तक पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, नीलम ने कहा। बैठो। बूढ़े सिख ने फौरन ही कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। तारिक बदस्तूर उबकाइयां लेता रहा। वो कार चलाने वाले बूढ़े सिख को तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। की गल है सजनों, बूढ़े ने मुड़कर नीलम की तरफ देखते हुए कहा। इसकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? जी सरदार जी, नीलम ने जवाब दिया। आप गाड़ी जरा तेज चलाइए। सरदार जी सीधे होकर बैठ गए और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। आप एयर होस्टेस हैं और ये आपके साथी। अब ये तो बताओ कि जहाज क्यों रोका गया है? सरदार जी ने पूछा। जहाज में कोई फनी खराबी पैदा हो गई सरदार जी, नीलम ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तो सुना है कि इसमें 2 हाईजैकर सवार हैं जिन्हें पकड़ने के लिए जहाज को घेरे में ले लिया गया है, सरदार जी ने कहा। अफवाहों पर कान नहीं धरना चाहिए सरदार जी, हकीकत वही जो मैं बता रही हूँ, नीलम ने कहा। ठीक है बादशाह हो, तुसी ठीक कहते हो, सरदार जी ने कहा और सामने देखने लगा। तारिक ने उसी वक्त एक और जोरदार किस्म की उबकाई ली। सरदार जी ने पीछे मुड़कर देखा, फिर सीधे होते हुए गाड़ी की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। उन्हें शायद खतरा पैदा हो गया था कि बंदे ने क्या कर दी तो गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। शहर के पहले चौराहे पर सरदार जी ने गाड़ी दाईं तरफ मोड़ी और तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद उसे एक जगह रोक लिया। सामने दुकान पर रंजन क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ था। ये डॉक्टर का क्लिनिक है, अगर कहो तो मैं आपके साथ चलूं, सरदार जी ने कहा। नहीं सरदार जी, नीलम जल्दी से बोली। आपने यहाँ तक पहुँचाकर हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी सजनों, सरदार जी ने कंधे उचका दिए। नीलम तारिक को सहारा देकर क्लिनिक में दाखिल हो गई। ये किसी लेडी डॉक्टर का क्लिनिक था। पुराने से बोर्ड पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। दरवाजे में दाखिल होती नीलम ने पीछे मुड़कर देखा। सरदार जी की गाड़ी वहां से रवाना हो चुकी थी। ठीक उस वक्त क्लिनिक के दरवाजे से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके जिस्म पर सफेद सूती साड़ी थी और सर के बाल भी साड़ी की तरह सफेद थे। वही डॉक्टर रंजन थी। आइए अंदर आ जाइए, उसने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। सॉरी डॉक्टर, तारिक ने स्पार्ट लेजे में कहा। हम गलती से यहाँ आ गए हैं, हमें जाना दरअसल और कहीं था। वो कोई बात नहीं, इंसान तो बंदा बशर है, अक्सर भूल जाता है, डॉक्टर रंजन ने कहा।
वो दोनों एक बार फिर मुआवजत करते हुए क्लिनिक से बाहर आ गए। नीलम ने घूमकर देखा, बूढ़े सिख की कार मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल हो चुकी थी। ठीक उसी लम्हे एक टैक्सी क्लिनिक के सामने आकर रुकी। उसमें 3 अफराद थे। अगली सीट पर एक नौजवान सिख बैठा हुआ था और पिछली सीट पर 2 औरतें थी। एक उदेल उम्र और दूसरी नौजवान। उसकी उम्र 16-17 के लगभग रही होगी। जर्द रंगत और चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नुमायां थे। अगली सीट पर बैठे हुए नौजवान ने सिख टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा किया और फिर पिछला दरवाजा खोलकर नौजवान लड़की को सहारा देकर क्लिनिक में ले गया। नीलम और तारिक फौरन ही टैक्सी की पीछे सीट पर बैठ गए। किथे जाना बाबूजी? सिख टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर तारिक की तरफ देखते हुए कहा। जलियांवाला बाग, तारिक ने जवाब दिया। ड्राइवर ने सीधा होते ही टैक्सी स्टार्ट कर दी। नीलम को कुछ पता नहीं था कि अब वो कहाँ जाएंगे, लेकिन तारिक मुतमईन था। अमृतसर में एक ऐसी जगह उसके ज़हन में थी जहाँ उसके ख्याल में उन्हें पनाह मिल सकती थी, और वो जगह थी गुरु नानक स्ट्रीट पर गौर बख्श सिंह का मकान। ये वही सिख नौजवान था जिसे तकरीबन 4.5 साल पहले तारिक और सलीम ने शहर में होने वाले बलवे के दौरान जख्मी हालत में उठाया था और गुरु नानक स्ट्रीट के एक मकान में पहुंचा दिया था। वो खुद भी 3 दिन उस मकान में रहा था। तारिक को यकीन था कि अगर गौरबख्श सिंह से मुलाकात हो गई तो उन्हें 4 दिन के लिए पनाह जरूर मिल जाएगी, लेकिन वो बराह रास्त इस मकान पर नहीं जाना चाहते थे। तारिक सोच रहा था कि जहाज के कैप्टन को दिल्ली से इत्तला दी गई थी कि जहाज में 2 गैर मुल्की जासूस सवार हैं, जिनमें एक मर्द और एक औरत है। इस हद तक की इत्तला बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन सवाल पैदा होता था कि ये राज कैसे फाश हुआ कि दोनों उस त्यारे से श्रीनगर जा रहे थे। अभी तक इंटेलिजेंस को ये इत्तला मिली थी कि एक मर्द और एक औरत उस त्यारे पर सवार हैं। मुमकिन अब तक इत्तला भी मिल गई हो कि वो दोनों किस भेस में हैं। तारिक को शुबा था कि उनकी रवानगी के बाद उनके ग्रुप का कोई आदमी पकड़ा गया होगा जिसने उनके बारे में बता दिया। वैसे भी उसे खुशकिस्मती समझते थे कि सिक्योरिटी ने उन्हें क्लियरेंस देकर जहाज से उतरने की इजाज़त दे दी थी। इसके साथ ही तारिक की अदाकारी भी काम आई थी। उसने दूसरों की नजरों से छुपाकर हलक में उंगली ठोंस ली थी, जिससे उसे क़य हो गई। इस तरह उन्हें जहाज से उतरने और फिर टर्मिनल बिल्डिंग से निकलने का मौका मिल गया था। लेकिन तारिक के ख्याल में वो भी खतरे की हदूद से बाहर नहीं निकले थे। सड़कों पर फिरते वो अपने आप को महफूज नहीं समझते थे। अगर उनकी पोल खुल गई और उनकी तलाश शुरू हो गई तो वो किसी भी लम्हे पकड़े जा सकते थे। तारिक और नीलम टैक्सी में बैठे ऐसा जाहिर कर रहे थे जैसे महज सैरो तफरीक ले निकले हों। 4.5 साल पहले गौर बख्श सिंह के चाचा के मकान में रहते हुए तारिक ने कुछ किताबों का मुतालिया किया था, जिनमें एक किताब अमृतसर की तारीख के बारे में थी और अब वो नीलम को अमृतसर के बारे में बता रहा था। इस शहर की बुनियाद 400 साल पहले सिखों के रूहानी सिलसिले के चौथे गुरु रामदास ने रखी थी। उसके बेटे गुरु अर्जन ने एक तालाब के वस्त में एक गुरुद्वारा तामीर करवाया, जिसमें मजहबी किताब ग्रंथ साहिब रखी गई। गोरमुखी जुबान में अमृत शहद को और सर तालाब को कहते हैं, यानी शहद का तालाब। तब से उस शहर का नाम अमृतसर पड़ गया। 1803 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे को असरनो तामीर करवाया और उसके गुंबद पर 400 किलोग्राम वजनी सोने का पत्थर चढ़ाया गया। उस गुरुद्वारे की तामीर में ऐसा मार्बल इस्तेमाल किया गया था जिसमें सुनहरी रंगत की झलक थी, इसलिए उसे गोल्डन टेम्पल का नाम दिया गया। सिख उसे हरी मंदिर या दरबार साहिब भी कहते हैं। टैक्सी जलियांवाला बाग के गेट के सामने रुक गई। तारिक ने ड्राइवर को पैसे दिए और उतरकर गेट में दाखिल हो गया। बड़ा खूबसूरत बाग था। इस वक्त बाग में कुछ और लोग भी मौजूद थे। तारिक अब नीलम को इस जलियांवाला बाग का तारीखी पस मंजर बता रहा था। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ एक पुरअमन जलसे पर एक अंग्रेज जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसके नतीजे में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग में इस वाक़े की एक यादगार भी कायम है। वो दोनों इस यादगार के करीब पहुंचे। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। कुछ लोग उस यादगार के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। वो दोनों उस यादगार के करीब से गुजरते दूसरी तरफ निकल गए। चंद मिनट बाद वो एक बार फिर सड़क पर पहुंच गए। एक तांगे वाला दरबार साहिब की आवाज़ लगा रहा था। इसने उन्हें तांगे में बिठाने की कोशिश भी की, लेकिन तारिक ने तांगे के बजाय करीब खड़े रिक्शे को तरजीह दी। गोल्डन टेम्पल के सामने रिक्शा छोड़कर वो एक टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ने चंद ही मिनट में उन्हें गुरु नानक स्ट्रीट पर पहुंचा दिया और वो उतरकर पैदल ही एक तरफ चलने लगे। 4.5 साल पहले तारिक जब यहाँ आया था तो रात का वक्त था और अब दिन की रोशनी में उसे मकान तलाश करने में कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी। लेकिन बहरहाल वो अंदाजे की बिना पर एक मकान के सामने रुक गए। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। उस वक्त गली में 2 औरतें आ रही थी। दोनों औरतें उधेड़ उम्र थी और दोनों के हाथ में टोकरियां थी जिनसे सब्जियों के पत्ते झांक रहे थे। साफ जाहिर था कि वो बाजार से सौदा सलब खरीद कर आ रही थी। एक औरत तो आगे निकल के दूसरे हाथ वाले मकान के सामने रुक गई। उसे देखकर तारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये औरत वही लेडी डॉक्टर थी जिसने उस रात गोरबख्श सिंह का इलाज किया था। वो औरत भी उलझी हुई नजरों उसकी तरफ देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उस लम्हे मकान का दरवाज़ा खुला और वो औरत अंदर चली गई। तारिक का अंदाजा दुरुस्त निकला था। वो सही मकान तक पहुंचा था। उसने दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक दी। उसके चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया और एक नौजवान बाहर निकला जिसकी उम्र 22-23 साल के लगभग रही होगी। किससे मिलना है जी आपको? उसने बारी बारी दोनों को देखते हुए कहा। गोरबख्श सिंह से। 4 साल पहले यहाँ। गोरबख्श सिंह यहाँ नहीं रहता, वो तो तरन तारन में है। नौजवान उसकी बात काटते हुए कहा।
ये शायद उसके दोस्त का मकान है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तारिक कनपट्टी पर उंगली बजाते हुए बोला, हाँ हाँ याद आया, करतार सिंह, उससे मुलाकात हो सकती है। करतार सिंह तो मेरा ही नाम है, तुम लोग कौन हो? नौजवान ने कहा। नीलम इस वक्त अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। वो बार बार गली में दाएं बाएं देख रही थी। यहाँ गली में बात करना ठीक नहीं, क्या तुम हमें बैठक में बिठा सकते हो? इत्मीनान से बात करेंगे, तारिक ने कहा। नौजवान ने एक बार फिर बारी बारी दोनों की तरफ देखा, फिर अंदर चला गया। चंद सेकंड बाद मकान से मुल्क बैठक का दरवाज़ा खुल गया और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। तारिक ने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा भीड़ दिया था। आप लोगों का ताल्लुक शायद इंडियन एयरलाइन से है। करतार सिंह ने सवाले निगाहों से तारिक की तरफ देखा। किसी हद तक तुम ठीक समझ रहे हो, तारिक ने जवाब दिया, फिर असल मौजू पर आ गया। तुम्हें शायद याद हो कि तकरीबन 4.5 साल पहले यहाँ ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। भारतीय हिंदुओं ने गोल्डन टेम्पल के एक हिस्से को आग लगा दी थी। इन हंगामों में तुम्हारा दोस्त गुरबख्श सिंह जख्मी हो गया था, उसे 2 गोलियां लगी थी। तुम उन दिन अपने मामा के पास होशियारपुर गए हुए थे। आहो जी, मुझे सब कुछ याद है। मुझे अब्बा जी ने बताया था। मेरे दोस्त को 2 कश्मीरी मुसलमानों ने बचाया था, वही उसे जख्मी हालत में उठाकर यहाँ लाए थे। फिर शहर में कर्फ्यू लग गया था और वो भी 3-4 दिन हमारे घर में ही रहे थे, करतार सिंह ने कहा। हाँ, मैं उन दोनों में से एक हूँ, तारिक ने जवाब दिया। तुम्हारा बाप कहाँ है? मुझे पहचान लेगा। अब्बा तो 3-4 दिन से तरन तारन गया हुआ है। कोई काम होता तो मुझे बताइए, करतार सिंह ने कहा। क्या हम तुम पर एतमाद कर सकते हैं? तारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। आपने मेरे दोस्त की जान बचाई थी। मुझे तो अफसोस हुआ था कि मैं उस वक्त आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका था। मेरी गर्दन तो आपके एहसान के बोझ तले झुकी हुई है। आपको जो कुछ भी कहना है बिला झिझक कहिए। करतार सिंह एक लम्हा को खामोश हुआ, फिर नीलम की तरफ देखते बोला, कि आप इस एयर होस्टेस को भगा कर लाए हैं? नीलम के माथे पर बिंदिया की वजह से शायद उसे हिंदू समझ रहा था। तुम गलत समझे, तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली बात तो यह कि एयर होस्टेस हिंदू नहीं है, मेरी तरह मुसलमान है और मैं उसे भगाकर नहीं लाया। हम दोनों दरअसल मफरूर हैं। पुलिस हमारी तलाश में है और हमें पनाहगाह की तलाश है। मैं समझा नहीं। करतार सिंह ने उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखा। तारिक ने नीलम की तरफ देखा और फिर करतार सिंह को अपनी कथा सुनाने लगा। आखिर वो बोला, हमारा प्रोग्राम श्रीनगर जाने का था, लेकिन हमारा राज खुल गया और हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाने में कामयाब हो सके हैं। मुझे यकीन है कि अब तक शहर में हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। फिक्र ही ना करो जी, करतार सिंह ने कहा। अब तो मुझे आपका एहसान उतारने का मौका मिल गया है। आराम से घर में रहो। वाह गुरु की कसम, अगर किसी ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तो करतार सिंह दोनों हाथ काट देगा। मैं आज एक आदमी को तरन तारन भेज देता हूँ, शाम तक अब्बा जी भी आ जाएगा। तरन तारन ज़्यादा दूर नहीं था। करतार सिंह का बाप अवतार सिंह शाम से पहले पहले आ गया। उसके साथ गुरबख्श सिंह भी था। वो तारिक को पहचानते ही वागुरु का नारा लगाते उससे लिपट गया। तारिक जब गुरबख्श सिंह से फारिग हुआ तो अवतार सिंह ने उससे लिपटा लिया। मैंने तुम्हें पहचान लिया पुत्र, वो तारिक की पेशानी पर बोसा देते हुए बोला। पर तुम्हारा दूसरा बेटी कहाँ है? वो फोत हो गया है सरदार जी, तारिक ने अफसुर्दा लहजे में कहा। पूरा अवतार सिंह उदास हो गया। चलन में फजा पर सोगवारी सी तारी रही, फिर वो बतदरीज मामूल पर आते चले गए। और सुनो पुत्र, कैसे आना हुआ? इतना अरसा कहाँ रहे और क्या क्या करते रहे? अवतार सिंह ने पूछा। मैं बताता हूँ अब्बा जी। तारिक से पहले करतार सिंह बोल पड़ा। उसने तारिक से सुनी पूरी कहानी सुना डाली। आखिर में वो कह रहा था, मैं आज दिन भर शहर की खबरें लेता रहा हूँ। ये जिस जहाज़ पर आए थे वो तो 2 घंटे बाद श्रीनगर चला गया, लेकिन पुलिस इन दोनों को पूरे शहर में तलाश करती फिर रही है। सुना दिल्ली से भी इंटेलिजेंस के कुछ आदमी मंगवाए गए हैं। अमृतसर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। पाकिस्तानी सरहद की तरफ जाने वाले रास्तों पर बड़ी सख्ती से चेकिंग की जा रही है। इनका ख्याल है कि ये लोग सरहद पार करने की कोशिश करेंगे। तारिक ने करतार सिंह के खामोश होने पर अवतार सिंह की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस ख्याल से यहाँ आ गया था कि हमें इस घर में 1-2 दिन पनाह मिल जाएगी। अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ आ गए, अवतार सिंह ने जवाब दिया। ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। ज़रा तुम्हारी तलाश का शोर शराबा ठंडा हो जाए तो हम खुद को छोड़ाएंगे जहाँ कहोगे। शुक्रिया सरदार जी, तारिक ने कहा। पर ये तो बताओ पुत्र कि ये तुम्हारी घरवाली है? अवतार सिंह ने नीलम की तरफ देखते हुए कहा। नहीं सरदार जी, तारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये भी एक मुजाहिदा है। अपने वतन की आज़ादी के लिए इसने भी सरधड़ की बाजी लगा रखी है। सलाम है तेरी हिम्मत को कुड़िए, सरदार अवतार सिंह ने तूसीफी नजरों से नीलम की तरफ देखते हुए कहा। काके उसने करतार सिंह की तरफ देखा। जा अपनी माँ से कह के पुरहनी का मंजा अपने कमरे में बिछा दे। तारिक पुत्र कोठे पर सोएगा मेरे साथ। सरदार जी ने गोया अभी से उनके सोने का भी बंदोबस्त कर दिया। रात के खाने के बाद नीलम सरदारनी के कमरे में रह गई और तारिक मर्दों के साथ ऊपर आ गया। ऊपर 2 कमरे थे। एक में अवतार सिंह के साथ तारिक के लिए चारपाई डाल दी गई, जिस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। वो लोग रात देर तक बातें करते रहे। करतार सिंह और गुरबख्श सिंह नीचे चले गए। उनके जाने के बाद तारिक अवतार सिंह से मजीद बातें करता रहा। फिर उस पर गुनूदगी तारी होने लगी और कुछ ही देर में वो सो गया। सुबह उसकी जल्द आंख खुल गई। करतार सिंह ने उसके लिए फौरन ही चाय का कप
और पानी का गिलास लेकर आया। उस को कुली को चाय पीने लगा। करतार सिंह उसके पास ही बैठा था। तारिक ने चाय के अभी चंद ही घूंट पिए थे कि नीलम आ गई। उसके हाथ में अंग्रेजी का अखबार था और चेहरे पर पीलाहट नुमाया तौर पर नजर आ रही थी। खैरियत? तारिक ने सवाल निगाहों उसकी तरफ देखा। सब कुछ खत्म हो गया तारिक, नीलम ने मुश्किल कहा और अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये एक मकामी रोजनामा था। उसकी हेडलाइन तारिक पर लर्जा तारी कर देने के लिए काफ़ी थी। उसने चाय का कप छोटी सी साइड टेबल पर रखा और खबर पढ़ने लगा। अखबार की इत्तला के मुताबिक कल सुबह जब ये दोनों जहाज पर सवार हो गए थे, उसके थोड़ी देर बाद उनके गिरोह का एक आदमी पुलिस के हाथ लग गया था, जिसने पुलिस को बता दिया था कि नीलम और तारिक श्रीनगर जाने वाले जहाज पर सवार हैं। इस इत्तला पर जहाज को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारकर घेरे में ले लिया गया था और मुसाफिरों को चेक किया गया था। लेकिन सिक्योरिटी वालों को जहाज पर नीलम या तारिक नाम का कोई मुसाफिर नहीं मिला था और ना ही कोई मुश्तबे शख्स नजर आया था। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस ने पकड़े जाने वाले शख्स से मजीद बहुत कुछ उगलवा लिया। उसने पुलिस को यह तक बता दिया कि कनॉट पैलेस पर डलहौजी हाउस दिल्ली में मौजूद कश्मीरी मुजाहिदीन की खुफिया सरगर्मियों का मरकज है। पुलिस की भारी जमीयत ने डलहौजी हाउस को घेरे में ले लिया। इस तरह पुलिस और डलहौजी हाउस में मौजूद कश्मीरी मुजाहिदीन में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में दिल्ली में कश्मीरी मुजाहिदीन की खुफिया तंजीम का लीडर शाहरुख उसके चंद आदमी पुलिस के हाथों मारे गए। दोपहर को पुलिस मौलाना आज़ाद रोड पर वाकई शाहरुख की कोठी पर भी पहुंच गई। कोठी के तहखाने से इंडियन एयरलाइन के एयर होस्टेस बमला और स्टूअर्ड अशोक मेहता बंधे हुए मिल गए। उन्हें बताया कि उन्हें कल रात अगवा करके यहाँ कैद में किया गया था और उनसे उनकी ड्यूटी और जहाज के दूसरे क्रू के बारे में सवालात किए गए थे। राज फाश होते ही अमृतसर एयरपोर्ट और पुलिस को इत्तला दे दी गई। अमृतसर एयरपोर्ट के हुकाम और सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट से बमला और अशोक मेहता की गुमशुदगी से परेशान थे। वो ये समझते रहे कि अशोक मेहता की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी और वो किसी अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक में होगा। दिल्ली से उनके बारे में ये सनसनीखेज इत्तला मिलने पर पहले से ज़्यादा शद्दोमद से उनकी तलाशी शुरू हो गई, लेकिन आखिरी तलात आने तक उनका कोई सुराग नहीं मिला था। तारिक ने अखबार एक तरफ रख दिया। उसे शाहरुख और अपने दूसरे दोस्तों की मौत पर बहुत सदमा पहुंचा था, लेकिन ये पता नहीं चल सका था कि पुलिस को इन दोनों के और शाहरुख वगैरह के बारे में इत्तला देने वाला कौन था। पुलिस ने उस शख्स का नाम सीगा राज में रखा। तकरीबन चंद घंटे बाद वो सब लोग इकट्ठे ही बैठे नाश्ता कर रहे थे। परेशान क्यों हो रहे पुत्र? सरदार अवतार सिंह ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा। आज़ादी के रास्ते में बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती हैं और ये कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाती। आप ठीक कहते हैं सरदार जी, तारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन इससे सारा मंसूबा बुरी तरह मुतासर होगा। हमें जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचना चाहिए। 1-2 दिन रुक जाओ, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा, रब खैर करेगा, अवतार सिंह ने दिलासा देते हुए कहा। नाश्ते में अगरचे बड़ा एहतमाम किया गया था, लेकिन तारिक का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। उसने सिर्फ एक कप चाय पर इक्तफा किया। यही कैफियत नीलम की थी। सरदार अवतार सिंह उसके साथियों ने ज़्यादा इसरार नहीं किया। वो भी शायद उनकी कैफियत को समझ चुके थे। करतार सिंह और गोरबख्श सिंह दिन भर उन्हें मालूमात फराहम करते रहे। पूरे शहर में उसी पैमाने पर उनकी तलाश हो रही थी। कई मुसलमानों और सिखों को मैं इस सूबे की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया गया था कि उन्होंने दोनों को पनाह न दी हो, उन्हें शहर से फरार होने में मदद न दी हो। जाहिर है कोई इनके बारे में क्या बता सकता था। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन अवतार सिंह की बीवी कुलदीप कौर नीलम को अपने साथ बाजार ले गई। एयर होस्टेस बमला वाला मेकअप खत्म कर देने के बाद नीलम का हुलिया काफी हद तक बदल गया था और फिर कुलदीप कौर ने भी कुछ कमाल कर दिखाया था। कुलदीप की उम्र 40 के लगभग रही होगी। वो भी बहुत हसीन थी। वो बड़ी पुरखलूस और दिल में चाहत रखने वाली औरत थी। वो नीलम को लेकर मुख्तलिफ बाजारों में फिरती रही। अंदरून लाहौरी दरवाजे पर वाक़ एक दुकान से उसने नीलम के लिए चंद जोड़े रेडीमेड खरीदे। उस दुकान में कुलदीप के एक जाने वाली भी मिल गई। ये मेरी नंद की देवरानी है, कल शाम को बटाले से आई है। कुलदीप कौर ने उसके अपना तारुफ कराया। और लाडो, ये मेरी सहेली बसंत कौर है। हम कॉलेज में 2 साल इकट्ठी पढ़ चुकी हैं। इनके शोहर रिटिश सैनवा के मालिक हैं। नीलम ने बिल्कुल सिखों के अंदाज में उसे प्रणाम किया। वो कुछ देर तक दुकान में खड़ी बातें करती रही, फिर एक दूसरे से रुखसत हो गई। शहर में घूमते हुए नीलम ने अंदाजा लगा लिया था कि पुलिस और सादा लिबास वाले भी अब उनकी तलाश में थे। उसने कई मुकामात पर चेकिंग भी होते देखी थी। 2 दिन मजीद गुजर गए और फिर उनके जाने का प्रोग्राम बन गया। तय हुआ था कि नीलम सुबह सवेरे बस के जरिए तरन तारन के लिए रवाना हो जाएगी और उसके तकरीबन 2 घंटे बाद तारिक अवतार सिंह वगैरह निकलेंगे। लेकिन फिर प्रोग्राम में ये तब्दीली कर दी गई कि करतार सिंह को कुलदीप को और नीलम के साथ शामिल कर दिया गया। ये लोग 6 बजे घरों से निकल गए। गली से निकलते ही तांगा मिल गया और ये लोग 15-20 मिनट में बसों के अड्डे पर पहुंच गए। उन्हें 7 बजे खेमकरन जाने वाली बस पर जगह मिल गई। कुलदीप को किसी दूसरी औरत के साथ बैठ गई, जबकि नीलम करतार सिंह के साथ बैठी थी। ये बस तरन तारन और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए खेमकरन तक जाती थी। खेमकरन सरहदी कस्बा था, जहाँ सरहद के उस पार चंद मील के फासले पर पाकिस्तान का शहर कसूर था। बस अड्डे से रवाना होने के बाद 2 जगहों पर रुकी थी और फिर शहर से निकलकर जैसे ही तरन तारन की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ी, उसे रोक लिया गया।
यहाँ सड़क पर एक आरजी पुलिस की चौकी बनी हुई बस रुकते ही दो पुलिस वाले अंदर घुस आए और मुसाफिर से पूछताछ करने लगे। इस बस में तकरीबन सारे ही मुसाफिर सिख थे। दो बूढ़े मुसलमान थे, हिंदू कोई नहीं था। सिखों ने जब से खालिस्तान का नारा बुलंद किया था, हिंदुओं की अक्सरियत अमृतसर और सिखों की अक्सरियत वाले शहर छोड़कर उन शहरों में मुंतकिल हो गई थी जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। 4 साल पहले जब सिखों के दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल को आग लगाई गई थी, उन दिनों मशरकी पंजाब में हिंदुओं की शामत ही आ गई थी। जो हिंदू यहाँ रह भी गए थे वो सफर करते हुए डरते थे। बड़ी सख्त चेकिंग थी। पुलिस वालों का रवैया भी बड़ा सख्त था। वो हर शख्स से इस तरह सवाल कर रहे थे जैसे वो जेल से भागा हुआ कैदी हो। एक पुलिस वाले ने औरतों से भी सवाल जवाब शुरू कर दिए, लेकिन नीलम के पीछे वाली सीट पर बैठी एक बुढ़िया ने उस पुलिस वालों को इस तरह आड़े हाथों लिया कि वो मजीद किसी औरत से कोई सवाल के बगैर बस से उतर गया। सड़क पर लगा हुआ आहनी बैरियर हटा दिया गया और बस आगे रवाना हो गई। नीलम ने इत्मीनान का सांस लिया था और सीट की पुश से टेक लगाकर बैठ गई। उसने आंखें मूंद ली थी। तारिक अवतार सिंह और गोरबख्श सिंह के साथ सुबह 8 बजे घर से निकला। वो भी गली से निकलकर तांगे में सवार होकर 15-20 मिनट बाद घास मंडी पहुंच गए। तारिक जिस उले में घर से निकला था, इस पर उसे खुद भी हंसी आ रही थी। खद्दर का लंबा कुर्ता, स्याह लाचा, सर पर मखसूस अंदाज में बंधी हुई पगड़ी, गले में सरंग का धागा लिपटा हुआ था, कमर पर करपान बंधी हुई थी। हकीकत तो ये थी कि उस उले में बहुत बड़ा लग रहा था। वो कुदरती तौर पर एक नौजवान सिखी लग रहा था। गोरबख्श सिंह और अवतार सिंह ने में मखसूस लिबास थे। घास मंडी में दाखिल होते अवतार सिंह ने एक जगह रोक दे खुद आगे बढ़ता गया। ये वो मंडी थी जहाँ से पूरे शहर के लोग अपने मवेशियों और पालतू जानवरों के लिए चारा पट्ठा खरीदते थे। जगह जगह पट्ठों के अंबार लगे हुए थे। कई ट्रैक्टर ट्रालियां भी घास से लदी हुई खड़ी थी। अवतार सिंह एक ट्राली के पास रुक गया। ये ट्राली पट्ठों से लदी हुई थी और एक उदिल उमर सिंह इसके ऊपर बैठा हुआ था। अवतार सिंह को देखकर उछलान लगाकर नीचे आ गया। ओए ज्ञान सिंह, अवतार सिंह ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारे पट्ठे बिके नहीं अब तक? सौदा हो गया भाई जी, व्यापारी बयाना दे गया है, अभी रकम लेकर आता ही होगा। पर ये दो प्रोहने कौन हैं? ज्ञान सिंह ने कहते हुए इधर उधर देखने लगा। वो गोरबख्श के साथ पल्ली तरफ खड़ा था। मैं उसे लेकर आता हूँ, तू व्यापारी के पट्ठे उतरवा। अवतार सिंह कहता उस तरफ चल दिया जहाँ तारिक और गोरबख्श सिंह खड़े थे। उन्हें लेकर ट्राली के करीब आ गया। ज्ञान सिंह अवतार सिंह का छोटा भाई था। तरन तारण में उनकी जमीन थी। पहले हमेशा उनका माल मंडी लेकर आया करता था, लेकिन आज खास तौर पर ज्ञान सिंह पट्ठे लेकर आया था। चंद मिनट के बाद व्यापारी भी रकम लेकर आ गया और ट्राली से पट्ठे उतारे जाने लगे। 5 मिनट में ट्राली खाली हो गई। बैठो भाजी, चलें, रास्ते में लाडू पहलवान को भी लेना है, वो नाके पर बैठा हमारा इंतजार कर रहा होगा। ज्ञान सिंह कहते हुए ट्रैक्टर पर बैठ गया, जबकि तारिक वगैरह ट्राली पर सवार हो गए। ट्रैक्टर घास मंडी से निकलकर तरन तारण की तरफ जाने वाली सड़क पर हो लिया। शहरी दूध पर वाकई चुंगी नाले पर एक दुबला पतला सा आदमी उनका मुंतजिर था। ट्रैक्टर रुकते उसने अपने करीब जमीन पर बड़ी बड़ी सी गट्ठी उठाकर ट्राली पर डाली और खुद भी सवार हो गया। वो भी सिख था। ये लाडू पहलवान है, अवतार सिंह ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा, जिसमें जान नहीं पर पहलवानी करता है। इसे अखाड़े से हमेशा स्टीचर पर डालकर ही ले जाया गया है। कई मरतबा समझाया बाज आजा पहलवानी से, पर मानता ही नहीं। चाचा तुम्हें क्या पता पहलवानी क्या होती है? लाडू पहलवान ने जवाब दिया, अमृतसर का नाम ही पहलवानों की वजह से मशहूर हुआ है। आहो जी, तुमने तो अमृतसर का नाम दुनिया में रोशन किया है। वो बाज आजा लाटू, वरना किसी अखाड़े से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा, अवतार सिंह ने कहा। लाटू पहलवान का नाम तो कुछ और था, मगर वो लाटू के नाम से मशहूर हो गया। वो ज्ञान सिंह का मज़ारे था। अवतार सिंह के बाप ने उसे पाला था, इसलिए एक घर वालों से कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ था। बल्कि हकीकत तो ये थी कि उसे घर का ही एक फर्द समझा जाता था। चेक पोस्ट पर उन्हें भी रोक लिया गया कि गले संतरी बादशाह हो। ज्ञान सिंह ने पुलिस वाले को अपनी तरफ आते देखकर कहा, अभी तुम्हारा गुमशुदा बंदा नहीं मिला? ये कौन लोग हैं? सिपाही ने कदरे और रोबदार लहजे में पूछा। ये मेरा भाजी है अवतार सिंह, और ये इसका बेटा बचन सिंह, और ये मेरा पुत्र करतार सिंह, और कुछ संतरी बादशाह, ज्ञान सिंह ने जवाब दिया। और ये कांस्टेबल ने लाटू पहलवान की तरफ इशारा किया। क्यों है लाटू पहलवान? अवतार सिंह उसके देखते हुए कहा, तुम तो कहते थे कि सारा जमाना तुम्हें जानता है, पर इस संतरी बादशाह ने तुम्हें पहचाना ही नहीं। मैं पहलवान हूँ बाबा। अवतार सिंह जी, कोई जेल से भागा हुआ मुजरिम नहीं जो पुलिस मुझे पहचानती हो। मैं पुलिस वालों से यारी रखना ही पसंद नहीं करता। ये वक्त आने पर यारों को भी पकड़ कर ले जाते हैं। चुप है, वरना अभी ले जाकर बंद कर दूंगा। सिपाही ने उसे डांट दिया। उसने बारी बारी उन सबके चेहरों का जायजा लिया, फिर बैरियर पर बैठे सिपाही को इशारा कर दिया। बैरियर की जंजीर हट गई और ज्ञान सिंह ने ट्राली आगे बढ़ा दी। ओए, तू इस संतरी को जानता है ज्ञान सिंह? अवतार सिंह ने पूछा। सब इंस्पेक्टर वाकिफ है, वो दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ था। सुबह जब मैं तरन तारण आया था तो उसने पट्ठों का एक गट्ठा अपनी भैंस के लिए उतरवा लिया था, ज्ञान सिंह ने जवाब दिया। तारिक ने इत्मीनान का सांस लिया था। वो तकरीबन 1.5 घंटे में तरन तारण पहुंच गए। ये एक बड़ा कस्बा था, बल्कि शहर के जुमरे में आ चुका था।
उनका गांव शहर से दूसरी तरफ तकरीबन 4 मील के फासले पर था। गांव में तारिक और नीलम पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो आज़ादी से घूमते रहे। एक रात गांव में गुजारने के बाद वो सुबह सवेरे ट्रैक्टर ट्राली पर रुखसत हो गए। ज्ञान सिंह और गोरबत सिंह उनके साथ थे। नीलम और तारिक के हुलिये अब भी सिखों वाले ही थे। उनके चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। लहराती फसलों और खेतों में काम करते हुए किसान बहुत भले लग रहे थे। इन्हीं खेतों में कुछ छोटी छोटी सड़कें भी थीं जो देहातों की तरफ आती थी। उनका रुख वाघा की तरफ था। वाघा तक जाने के लिए अगरचे एक पुख्ता सड़क बनी हुई थी, लेकिन ज्ञान सिंह खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते इख्तियार किए हुए था, जिससे ट्राली को बुरी तरह झटके लग रहे थे। तारिक और नीलम का अंजर पंजर ढीला हो गया। 30-35 मील का फासला 3 घंटों में तय हुआ। आखिर वो ग्राउंड ट्रंक रोड पर पहुंच गए। यह सड़क दाएं समत में अमृतसर और बाएं समत पाकिस्तान की सरहदी चौकी वाघा की तरफ चली गई थी। जिस जगह से वो वाघा पहुंचे वहां से वाघा सिर्फ 2 मील के फासले पर था, लेकिन ज्ञान सिंह सड़क को दूर करके ट्रैक्टर को दूसरी तरफ छोटी सी बस्ती में लेता चला गया।